नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन और लॉइस कंडीशन फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात किया था। और आप याद करें कि लॉइस कंडीशन क्या कहता था, व्हाट एक्चुअली वाज द लॉइस कंडीशन। तो वो कहता था कि अगर स्कैटरिंग वेक्टर के वेक्टर जी के रेसिप्रोकल स्पेस में रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी के बराबर होगा तो वो एक्सरे डिफ्रैक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तब एक्सरे डिफ्रैक्शन के कारण किसी पॉइंट पर नॉन जीरो इंटेंसिटी मिलेगी, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो जीरो इंटेंसिटी मिलेगी। ये लॉइस कंडीशन फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन कहा जाता है। और पिछले क्लास में एवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन की मदद से, एवॉल्व्ड स्फीयर के कॉन्सेप्ट की मदद से मैंने ये भी क्लियर करने की कोशिश किया था कि किस तरह से ये जो लॉइस कंडीशन फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन है, इट स्टेट्स ब्रैग्स लॉ ऑल्सो। तो इसी लॉइस कंडीशन से हम लोग ब्रैग्स लॉ तक पहुंचे थे, और एक तरह से रेसिप्रोकल स्पेस में जो लॉइस कंडीशन फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन है रियल स्पेस में, उसी का काउंटर पार्ट आप कह सकते हैं कि ब्रैग्स कंडीशन या ब्रैग्स लॉ है। और ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। और ये भी आपको पता है कि ये जो स्कैटरिंग वेक्टर के होता है, कैपिटल के, ये के डैस्ट स्कैटर्ड वेव वेक्टर और इंसिडेंट वेव वेक्टर के डिफरेंस के बराबर होता है। सो दिस इज इक्वल टू के डैस्ट माइनस के, ऐसा होता है। तो अगर इस कैपिटल के वेक्टर को, स्कैटरिंग वेक्टर को, हम लोग वेक्टर के डैस्ट माइनस के लिख दें तो लॉइस कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? जो लॉइस कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन जो है, it can be written as k dash minus k is equal to g। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि this k dash will be equal to k plus g। taking self dot product, के डेस्ट का के डेस्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट हम लोग ले लेते हैं। व्हाट डू वी गेट? के डेस्ट डॉट के डेस्ट, इसको हम लोग लिख सकते हैं व्हाट इज के डेस्ट? के डेस्ट इज के प्लस जी डॉट के प्लस जी, और k dash dot k dash will be what? This will be mod k dash square, और k dot k will be mod k square plus k dot g plus g dot k, and we know that dot product is commutative. So k dot g and g dot k, they are equal. So we can write it as plus 2 k dot g
ये के बड़ा वाला के नहीं है, कैपिटल के नहीं है, स्कैटरिंग वेक्टर नहीं है, ये इंसिडेंट वेव वेक्टर वाला के है। और प्लस जी डॉट जी हो जाएगा मॉड जी टू दी होल स्क्वायर। और अगर आप पिछले लेक्चर को याद करें तो हम लोगों ने ये कहा था कि ये जो स्कैटरिंग है वो इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, इसलिए इंसिडेंट वेव वेक्टर और स्कैटर्ड वेव वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। सो केडेस्ट का मैग्नीट्यूड भी, मतलब इंसिडेंट वेव और स्कैटर्ड वेव दोनों के वेवलेंथ्स बराबर होंगे। इंसिडेंट वेव वेक्टर और स्कैटर्ड वेव वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल होंगे, बिकॉज वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और लैम्डा इंसिडेंट वेव और स्कैटर्ड वेव दोनों का इक्वल है। तो इंसिडेंट वेव वेक्टर और स्कैटर्ड वेव वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल होंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड के डैश का मॉड और के का मॉड इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और रेसिप्रोकल स्पेस में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सारी प्रॉपर्टीज, जो सारा कंडीशन वेक्टर जी सैटिस्फाई करेगा, वो सारी प्रॉपर्टीज, वो सारे कंडीशंस वेक्टर माइनस जी भी सेटिस्फाई करेगा। व्हाट डू आई मीन? सपोज कीजिए एक रेसिप्रोकल लैटिस है, देयर इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन रेसिप्रोकल स्पेस satisfying the conditions for this lattice to be a Bravais lattice. So this is a reciprocal lattice. तो रेसिप्रोकल लैटिस का रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर या लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर, आप जो भी कहें, कैपिटल जी को कैसे डिफाइन करते हैं? hg1 प्लस kg2 प्लस lg3, और इस रेसिप्रोकल लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर की मदद से इस पूरे के पूरे लैटिस को जेनरेट किया जा सकता है। तो सपोज कीजिए इस लैटिस के दो पॉइंट्स वेक्टर g से कनेक्टेड हैं, तो इस दिशा में अगर g से आगे बढ़ेंगे तो हमें एक लैटिस का पॉइंट मिलेगा, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी जी से आगे बढ़ेंगे तो एक लैटिस का पॉइंट आपको मिलेगा। मतलब आप जी वेक्टर के रिपीटेड ट्रांसलेशन से पूरे लैटिस को जैसे जनरेट कर सकते हैं, या इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से, तो माइनस जी से भी आप वो काम कर सकते हैं। सो इन रेसिप्रोकल स्पेस व्हाटएवर कंडीशन इज सेटिस्फाइड बाय जी, vector capital G, all those conditions are satisfied by vector minus G also. So if we replace vector G by vector minus G in this equation, it is not going to make any difference. So what I am telling, in reciprocal space, in reciprocal space, whatever conditions are satisfied by vector G, they are satisfied by vector minus G also, and so if
we replace vector g by minus g, it does not make any difference. It does not make any difference. तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन में वेक्टर g के जगह पर माइनस g ले लेते हैं। तो अगर हम लोग वेक्टर g को वेक्टर माइनस g से रिप्लेस कर दें तो इस वाले टर्म में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, वो तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप g का स्क्वायर करें, माइनस g का स्क्वायर करें, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज 2k डॉट माइनस g प्लस mod g square is equal to 0. That implies minus 2k dot g is plus mod g square is equal to 0. That implies 2k dot g is mod g square. Now dividing both sides by 4, what do we get? Dividing both sides by 4, let us see what do we get. Dividing both sides by 4, dividing both sides by 4, so we get what? k dot, अगर इधर 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, तो k डॉट g बाई 2 आ जाएगा। और उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, k डॉट वेक्टर हाफ g इज इक्वल टू 1/4 mod g का स्क्वायर, 1/4 mod g का स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये कहां से आया, ये लाउएज कंडीशन से ही आया। लाउएज कंडीशन जो था कि वेक्टर कैपिटल K शुड बी इक्वल टू वेक्टर कैपिटल G, और कैपिटल K को हम लोगों ने लिख दिया K डैस्ट माइनस K, और थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर दिए तो लाउएज कंडीशन को लेकर के आगे बढ़े तो ये इक्वेशन आ गया। तो इसका मतलब कि ये लाउएज कंडीशन का ही स्टेटमेंट है, लिखने का तरीका अलग है। मीन्स व्हाट वी कैन टेल इज कि लाउएज कंडीशन कैन बी स्टेटेड लाइक दिस आल्सो। सो दिस इज नथिंग बट लाउएज कंडीशन। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा ये वेव वेक्टर तो वो एक्सरे डिफ्रैक्शन में नॉन जीरो इंटेंसिटी उस वाले वेव वेक्टर के स्कैटरिंग से किसी पॉइंट पर प्रोड्यूस होगी। सो दिस इज नथिंग बट लाउएज कंडीशन। इसका हम लोग एक ऑर्डर नंबर दे देते हैं 1। सो इक्वेशन 1 is an alternative statement of Laurent's condition.
नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? ऐसा कहने का मतलब क्या हुआ? फिजिकली व्हाट डज इट मीन? व्हाट इंफॉर्मेशन डज इट वांट टू गिव अस? इससे हम मतलब क्या निकाल सकते हैं? इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं हम इस वाले रिलेशन का, इस वाले इक्वेशन का। कौन सा इंपॉर्टेंट फिजिकल इंफॉर्मेशन ये इक्वेशन, ये रिलेशन हमें दे रहा है? व्हाट इंपॉर्टेंट फिजिकल आइडिया डज इट एक्सप्रेस? इसके अंदर कौन सा कोनोटेशन छुपा हुआ है और कौन सी समझदारी की बात हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ये हम करना चाहेंगे। सो फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज नथिंग बट एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ स्टेटिंग लाउएज कंडीशन। मान लीजिए कोई एक रेसिप्रोकल लैटिस है, किसी गिवन क्रिस्टल के लिए रेसिप्रोकल स्पेस में हम एक रेसिप्रोकल लैटिस जनरेट करते हैं। किसी गिवन क्रिस्टल स्ट्रक्चर के करेस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल स्पेस में एक सेट ऑफ पॉइंट्स जनरेट करते हैं जिसको उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के करेस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस कहा जाएगा, एंड दैट इंटायर लैटिस इन रेसिप्रोकल स्पेस कैन बी जनरेटेड with the help of lattice translation vector of reciprocal space vector capital G. And suppose such a reciprocal lattice is there. For simplicity we take this type of square type of lattice. Suppose this becomes the reciprocal lattice for a given crystal structure in reciprocal space. Okay, and suppose this is lattice translation vector G. This is lattice translation vector G. Now what you have to do is, आप क्या करो, इस lattice translation vector पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो जो इस पर परपेंडिकुलर हो और इसको बाइसेक्ट कर रहा हो, इसको बराबर बराबर दो भागों में बांट रहा हो। अगर ये वेक्टर G है तो G/2 और G/2 में इसको डिवाइड कर रहा हो, तो हम लोग एक वैसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं। तो यहां से यहां तक G/2 है और यहां से यहां तक G/2 है। दिस इंटायर वेक्टर वाज vector G, and this is perpendicular bisector drawn on that vector G. और अब इस रेसिप्रोकल लैटिस का कोई एक पॉइंट ले लो और इस पॉइंट से निकलने वाला कोई भी वेव वेक्टर, कोई भी वेव जो इस परपेंडिकुलर, ये जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पर इंसिडेंट होने वाला कोई भी वेव क्या लाउएज कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, हम लोग ये देखना चाहेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं कि कहीं से भी हम लोग सपोज कीजिए इस रेसिप्रोकल लैटिस का एक पॉइंट कोई ऐसा ले लेते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। सपोज कीजिए ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, तो यहां से चल करके और इस G वेक्टर पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है
इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर टर्मिनेट करने वाला कोई भी वेव वेक्टर, कोई भी वेव वेक्टर, ये हो, ये हो, ये हो, कोई भी वेव वेक्टर जो इस रेसिप्रोकल लैटिस के किसी भी पॉइंट से ओरिजिनेट करके, इमेनेट करके, स्टार्ट होके या वहां से स्कैटर करने के बाद इस जी वेक्टर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जाकर के टर्मिनेट करता है, इंसिडेंट होता है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और वैसे सारे वेव वेक्टर्स स्कैटर करके नॉन जीरो इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेंगे। कैसे? वो लाउएज कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे? कोई एक वेक्टर आप ले लीजिए, जैसे सपोज कीजिए ये वेक्टर है k, दिस वेक्टर इज वेक्टर k एंड अनदर वेक्टर इज, अगर यहां से यहां तक हम लोग ले लें तो दिस इज g/2, दिस इज g/2। इसको थोड़ा जियोमेट्री को आसानी से कंसीव करने के लिए इसको हम लोग अलग तरह से इस प्लेन को रीड्रॉ करते हैं। हम लोग मान लीजिए कि ये रेसिप्रोकल लैटिस है, दिस रेसिप्रोकल लैटिस इज देयर और जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, सहूलियत के लिए स्क्वायर टाइप का ही लैटिस हम लोग लेते हैं और मान लेते हैं कि कोई एक जी वेक्टर कैसा भी ले लीजिए, सपोज कीजिए दिस इज जी वेक्टर, दिस इज वेक्टर जी, दिस इज वेक्टर जी और ये जी वेक्टर क्या है? लैटिस के, रेसिप्रोकल लैटिस के इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच लिया गया वेक्टर है। अब इस पर हम लोग एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। तो यहां से यहां तक है g/2। अब ये g वेक्टर जिस पॉइंट से ओरिजिनेट किया वहीं से आप ले लीजिए, जिस पॉइंट से रेसिप्रोकल लैटिस के जिस पॉइंट से g वेक्टर ओरिजिनेट किया है, इस पॉइंट से स्टार्ट होकर के इस g वेक्टर पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है उस पर टर्मिनेट होने वाला कोई भी वेव वेक्टर, कोई भी वेव वेक्टर, ये हो कोई भी वेव वेक्टर, वो लाउएज कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हाउ? तो आप जरा इसको देख लीजिए, ये कंडीशन कह क्या रहा है? के वेक्टर सपोज कीजिए यहां से जनरेट करके और इंसिडेंट वेव वेक्टर हम लोग इसको लेते हैं जो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर टर्मिनेट कर रहा है। तो के वेक्टर हमारा ये है और जी वेक्टर इधर है, तो g/2 वेक्टर भी उधर ही होगा, इसी का हाफ तो है g/2, तो डायरेक्शन तो दोनों के सेम होंगे। तो k वेक्टर और g/2 वेक्टर के बीच के एंगल को सपोज कीजिए हम लोग थीटा ले लेते हैं। इफ दिस एंगल इज थीटा देन व्हाट हैपेंस? जरा देखिए, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90। तो अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहां से यहां तक जो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? cos थीटा इज दिस अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा g/2 या tan थीटा ले लेते हैं, तो tan थीटा इज दिस अपॉन दिस, तो g/2 tan थीटा ये हो जाएगा।
ये वाला परपेंडिकुलर, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल के लिए ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो अगर यहां पर हम लोग पाइथागोरस लगा दें, देन व्हाट वी कैन राइट इज, इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का लेंथ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, g/2 का होल स्क्वायर, g/2 का होल स्क्वायर प्लस g/2 tan थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। दैट इंप्लाइज g स्क्वायर बाई 4 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा is k square, that implies g square by 4 sec square theta is k square, और यहां से हम लोग दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लें, देन व्हाट डू वी गेट, g/2 sec theta is k, that implies k cos theta is g/2। और नॉट ओनली दिस, कोई भी k वेक्टर ले लीजिए, इस k वेक्टर को ले लीजिए कि कोई और k वेक्टर ले लीजिए, कोई दूसरा k वेक्टर ले लीजिए, सब में ऐसा ही होगा। ये हो जाएगा वैसे केस में उस पर्टिकुलर k के लिए जो भी k वो होगा उसके लिए ये हो जाएगा g/2 tan थीटा, और ये हो जाएगा g/2, और सेम यही रिलेशन होगा। तो यही कंडीशन यहां से ओरिजिनेट करने वाला कोई भी वेव वेक्टर जो इस g वेक्टर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जाकर के टर्मिनेट करेगा, उन सारे k वेक्टर्स के लिए, उन सारे इंसिडेंट वेव वेक्टर्स के लिए यही कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। एंड व्हाट डज इक्वेशन 1 टेल, अगर इक्वेशन 1 को आप एक्सपेंड कर दें तो इससे क्या मिलता है, देखिए सेम वही चीज मिलने वाला है। सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1, देखिए तो क्या मिलता है, k डॉट हाफ वेक्टर g। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच के एंगल का कॉस, और ये हो जाएगा g स्क्वेयर बाई 4, दैट इंप्लाइज k cos थीटा इज g/2। आप देखिए सेम यही कंडीशन है ना, इसका मतलब, और ये क्या है, ये लाउएज कंडीशन है। लाउएज कंडीशन फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन को ही स्टेट करने का ये ऑल्टरनेटिव तरीका है। तो यहां से एक नया इंफॉर्मेशन क्या हम लोगों को मिला कि रेसिप्रोकल स्पेस में किसी क्रिस्टल के लिए आप एक रेसिप्रोकल लैटिस जेनरेट कर ले, और उस रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर कहीं भी लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर एक g ले लीजिए, और उस g पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। तो वो g वेक्टर जहां तक आपने लिया है, वो g वेक्टर को जहां से आपने ओरिजिनेट करवाया है, उस पॉइंट से स्टार्ट करके, उस पॉइंट से ओरिजिनेट होकर के उस g के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर टर्मिनेट होने वाला सारा का सारा वेव वेक्टर लाउएज कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा, और उनके स्कैटरिंग से नॉन जीरो इंटेंसिटी हमें मिलेगी। ये एक आइडिया मिलता है। तो अब ऐसे कितने प्लेन्स, ये एक तरह का प्लेन है, क्योंकि इधर भी होगा लैटिस का पॉइंट्स, इसके अंदर भी होगा लैटिस का पॉइंट्स, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जी भी एक प्लेन फॉर्म कर रहा होगा, और उस पर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी एक प्लेन फॉर्म कर रहा होगा। तो
इस प्लेन पर टर्मिनेट करने वाला, यहां से ओरिजिनेट करके और इस प्लेन पर टर्मिनेट करने वाले सारे के सारे वेव वेक्टर्स लाउएज कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और किसी भी डायरेक्शन में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। व्हाट आई एम टेलिंग, अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग ऐसा प्लेन्स ले सकते हैं फॉर ए रेसिप्रोकल लैटिस। मान लीजिए रेसिप्रोकल लैटिस आपका ऐसा है, जस्ट इमेजिन अ रेसिप्रोकल लैटिस इन रेसिप्रोकल स्पेस फॉर ए गिवन क्रिस्टल इन रियल स्पेस। और जैसे हमने कहा कि कोई एक हम लोग ट्रांसलेशन वेक्टर ले लें, कहीं से भी हम लोग कोई एक ट्रांसलेशन वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर जी, और इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये सारे वेव वेक्टर्स लाउएज कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर हम लोग एक दूसरा यहां से ऐसा जी वेक्टर ले लें और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो यहां से ओरिजिनेट करके और इस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर टर्मिनेट करने वाला सारा वेव वेक्टर भी लाउएज कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा एक प्लेन इधर इधर किधर भी वी कैन इमेजिन, वी कैन कंसीव सच प्लेन्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, and wave vectors originating from this point and terminating on all those planes will satisfy Laurent's condition for X-ray diffraction। तो इस तरह के मिनिमम कितने सेट ऑफ प्लेन्स कंसीडर किए जा सकते हैं जिनसे रिफ्लेक्ट होने वाला, जिन पर इंसिडेंट होने वाला, जिन पर टर्मिनेट होने वाला इंसिडेंट वेव वेक्टर लाउएज कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसे मिनिमम कितने प्लेन्स, मिनिमम कितने सेट ऑफ प्लेन्स रेसिप्रोकल स्पेस में लिए जा सकते हैं। और वहां से ब्रिलुआ जोन का कॉन्सेप्ट आता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ब्रिलुआ जोन क्या होता है इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाहते थे, और अभी हम लोग ब्रिलुआ जोन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज कॉल्ड ब्रिलुआ जोन एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस एंड व्हाट इज इट्स फिजिकल इंटरप्रिटेशन। तो हम लोगों ने ये बताया था जब हम लोग ब्रेवे लैटिसेस की बात कर रहे थे और हम लोग प्रिमिटिव सेल की जब चर्चा कर रहे थे, दो तरह की बात हम लोगों ने किया था, कन्वेंशनल यूनिट सेल और प्रिमिटिव लैटिस सेल। तो सर्टेन टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के लिए प्रिमिटिव लैटिस सेल को इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था और बहुत सारी जगहों पर कन्वेंशनल यूनिट सेल लेकर के हम लोग ज़्यादा आसानी से काम कर लेते थे। लेकिन जिस किसी भी तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके लिए हमें अगर एक प्रिमिटिव लैटिस सेल डिफाइन करना है कि वो कैसा होगा, तो वहां पर हम लोगों ने विग्नर सीज सेल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। सेम वही कॉन्सेप्ट आप रेसिप्रोकल स्पेस में रेसिप्रोकल लैटिसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो सवाल हमारा यह है कि मिनिमम सेट ऑफ सच प्लेन्स, हम लोग मिनिमम सेट ऑफ सच प्लेन्स
in reciprocal lattice for which in reciprocal lattice for which the case मतलब इंसिडेंट वेव वेक्टर्स terminating minimum set of such planes in reciprocal lattice for which the case vector terminating on them satisfy Laurent's condition और ब्रैग्स कंडीशन एक ही बात है। रेसिप्रोकल स्पेस में जो लाउरेंस कंडीशन है वही जब रियल स्पेस में इंटरप्रेट होता है तो वहीं से ब्रैग्स कंडीशन चली आती है। और ब्रैग्स कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन ये अगर हम लोग पता करना चाहते हैं कि ये कितना होगा तो यहां से विग्नर सीज सेल का आइडिया आता है और वहीं से ब्रिलुआ जोन का आइडिया आता है। सो व्हाट इज दिस विग्नर सीज सेल? हम लोग गिवन क्रिस्टल के लिए रेसिप्रोकल स्पेस में एक रेसिप्रोकल लैटिस जनरेट कर लें और जो रेसिप्रोकल लैटिस है उस रेसिप्रोकल लैटिस के लिए अगर हम लोग एक प्रिमिटिव सेल लेना चाहते हैं तो हमें विग्नर सीज सेल बनाना होगा। और कैसे बनाते थे आप याद करें, वही काम यहां भी करेंगे। तो मान लीजिए कोई एक रेसिप्रोकल लैटिस है और इस रेसिप्रोकल लैटिस के किसी एक पॉइंट, कहीं भी इस रेसिप्रोकल लैटिस का कोई एक पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट से जितने भी नियरेस्ट नेबर्स हैं, इस लैटिस में किसी पॉइंट के जितने भी नियरेस्ट नेबर्स हैं उन सबको मिला दीजिए। जैसे यहां से नियरेस्ट नेबर इसको मिला दें, 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 सारे नियरेस्ट नेबर्स को मिला दें और इन सब पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें। इस पर भी, 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 सब पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें और इनके बीच का जो ये कॉमन एरिया या 3 डायमेंशन में अगर कहें तो वॉल्यूम, हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए 2 डायमेंशन में आइडिया को कंसीव कर रहे हैं, बट 3 डायमेंशन में दिस ऑल विल बी प्लेन्स, दे आर ऑल प्लेन्स। और वहां इसके अंदर में एक वॉल्यूम इनक्लोज होगा। जितना भी कोई एक पॉइंट ले लेंगे लैटिस का और इन ऑल डायरेक्शंस उसके जितने भी नियरेस्ट नेबर्स होंगे इन ऑल डायरेक्शन सबको मिला देंगे और सब पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन ड्रॉ करेंगे और उन सारे प्लेन्स को मिला देने से उनके अंदर जो एक कॉमन एरिया या वॉल्यूम आएगा, दिस इज विग्नर सीज सेल फॉर दिस रेसिप्रोकल लैटिस एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ब्रिलुआ जोन। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ब्रिलुआ जोन। उसी तरह से नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स के जस्ट बाद का जो नेबर्स है उसको मिलाइए और सबके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले प्लेन को ज्वाइन करने से जो कॉमन उनके अंदर का एरिया इनक्लोज होगा या वॉल्यूम इनक्लोज होगी वो सेकंड ब्रिलुआ जोन होगा। उसी तरह से थर्ड ब्रिलुआ जोन होगा। तो सेकंड ब्रिलुआ जोन क्या है? सेकंड ब्रिलुआ जोन जिसको आप कह रहे हैं
वो फर्स्ट ब्रिलुआ जोन को आप क्रॉस कीजिए, लेकिन सेकंड को क्रॉस नहीं कीजिए, तो दोनों के बीच का जो वॉल्यूम या एरिया है वो सेकंड ब्रिलुआ जोन है। सेकंड को क्रॉस कीजिए, थर्ड को क्रॉस मत कीजिए, तो उसके अंदर का जो एरिया या वॉल्यूम है वो थर्ड ब्रिलुआ जोन होगा, एंड सो ऑन। और इस ब्रिलुआ जोन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन्स हैं, जो हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि मिनिमम वैसे कितने प्लेन्स होंगे कि उस रेसिप्रोकल लैटिस के किसी पॉइंट से ओरिजिनेट करने वाला इंसिडेंट वेव वेक्टर उनमें से किसी भी प्लेन पर अगर इंसिडेंट होगा तो लाउएज कंडीशन या ब्रैग्स कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन को सेटिस्फाई करेगा। तो वो आप ब्रिलुआ जोन बनाने के बाद वो तय कर ले सकते हैं कि हाउ मेनी मिनिमम सच प्लेन्स विल बी देयर। और यहां से देखिए, इन सब का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ये एक तरह से जी वेक्टर्स हैं, उनके ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, और इनसे जो प्लेन बन रहा है, तो यहां से ओरिजिनेट करने वाला कोई भी इंसिडेंट वेव वेक्टर जो इन प्लेन्स पर इंसिडेंट होगा किसी भी प्लेन पर, वो सारा का सारा वेव वेक्टर वो लाउएज कंडीशन या ब्रैग्स कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन को सेटिस्फाई करेगा, और इसी को कहते हैं फर्स्ट ब्रिलुआ जोन। इसी तरह से सेकंड ब्रिलुआ जोन, थर्ड ब्रिलुआ जोन, एंड सो ऑन। तो ब्रिलुआ जोन का कंडीशन यहां से इंट्रोड्यूस होता है कि वैसे मिनिमम कितने प्लेन्स होंगे। द विग्नर सीज प्रिमिटिव सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। ब्रिलुआ जोन एक तरह से क्या है? दैट इंप्लाइज ब्रिलुआ जोन्स आर एक्चुअली, ये जो ब्रिलुआ जोन्स हैं दे आर एक्चुअली विग्नर सीज प्रिमिटिव सेल्स ऑफ ए रेसिप्रोकल लैटिस। विग्नर सीज primitive cells of a reciprocal lattice।